हाय, वेलकम टू चार्टर्ड विजडम। आज इनपुट टैक्स क्रेडिट का सेक्शन 17 की बारी है। कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स और इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज देखेंगे जो शायद आपको नहीं पता है, लेकिन अगर आईटीसी का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करना है तो ये आना बहुत ज़रूरी है। इस सीरीज का ये क्लास 14 है। इस सीरीज में जितनी भी वीडियोस होंगी वो जीएसटी के हर टॉपिक को कवर करेंगी और फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होंगी। तो अगर अभी तक आपने चार्टर्ड विजडम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। अगर आप इस कोर्स में रजिस्टर करते हैं तो इस कोर्स का ड्यूरेशन 6 महीने का है। 6 मंथ के दौरान हर संडे के दिन 12 बजे दिन में एक लाइव क्लास होती है। हर संडे को 6 महीने तक लाइव क्लास होगी। उस लाइव क्लास के दौरान जीएसटी में हम रिवीजन करेंगे हर टॉपिक का, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, आपको कुछ स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। जीएसटी के अंदर कोई भी अपडेट है, केस लॉज डिस्कस करते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट आपके जो भी जीएसटी के अंदर डाउट होंगे उन्हें सॉल्व किया जाता है। कोई भी आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ रही है उसे सॉल्व किया जाता है। एक फ्री कंसल्टेंसी आपको मिलती है यहाँ पर उस लाइव क्लास के दौरान। और 6 महीने के बाद एक ऑनलाइन एग्जाम होगा जिसे आप अपने घर से दे सकते हैं। एमसीक्यू बेस्ड नहीं होगा, रिटन एग्जाम होगा, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर बेस्ड होगा। कैसे ये एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, क्या इसका पूरा स्ट्रक्चर रहेगा, सारी क्लासेस कंप्लीट होने के बाद आपको ये बताया जाएगा। और इस एग्ज़ाम को पास करने पे आपको मिलेगा एक पासिंग सर्टिफिकेट, एडवांस जीएसटी सर्टिफिकेट कोर्स का। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इस कोर्स की जो फीस है वो सिर्फ और सिर्फ 499 रुपये की फीस है। वन टाइम फी है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन के टाइम पे करनी है। कोई भी हिडन फी यहाँ पर नहीं है। ये फीस इतनी कम इसीलिए है ताकि हमारी जो कॉस्ट है इस कोर्स को डिज़ाइन करने में, क्लासेस को कंडक्ट करने में वो कवर हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कोर्स में रजिस्टर हो और आपको जीएसटी के अंदर मैक्सिमम सपोर्ट हमारी तरफ से मिल सके। तो अगर आप 499 रुपये अफोर्ड करते हैं और जीएसटी सीखना चाहते हैं तो फिर आपको ये कोर्स में रजिस्ट्रेशन ज़रूर करना चाहिए। रजिस्ट्रेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस कोर्स और पेमेंट से रिलेटेड बाकी डिटेल्स आपको वहाँ पर मिल जाएगी। जैसा आपको पता है, अगर कोई पर्सन जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है तो उसको इनपुट टैक्स का बेनिफिट मिलेगा अगर वो सप्लाई उसने बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल करी है। कोई भी उसने परचेस किया उस पर इनपुट टैक्स पे किया, क्रेडिट मिल जाएगा अगर बिजनेस पर्पस है। अगर नॉन बिजनेस पर्पस है तो उसका क्रेडिट नहीं मिलता है। तो सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 यही कहता है कि भाई जितना बिजनेस पर्पस के लिए उसका इस्तेमाल होगा तो उसका आईटीसी आपको मिल जाएगा। अब एक एग्जांपल समझेंगे तो एक प्रॉब्लम यहाँ पर छुपी हुई समझ में आएगी। प्रॉब्लम दो सिनेरियो लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल ये है कि भाई हमने एक एयर कंडीशनर खरीदा और फर्नीचर खरीदा। जो एयर कंडीशनर हमने खरीदा वो हमने बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया, तो ये हमारा बिजनेस पर्पस है। फर्नीचर हमने खरीदा, ये नॉन बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया। तो यहाँ पर हम क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा हमारा बिजनेस पर्पस है, कौन सा नॉन बिजनेस पर्पस है। फर्नीचर पर जितना भी हमने आईटीसी पे किया होगा उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। एयर कंडीशनर पर जितना भी आईटीसी पे किया होगा उसका बेनिफिट मिल जाएगा। बहुत सिंपल है। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, मान लेते हैं हमने एक लैपटॉप खरीदा। क्या खरीदा? एक लैपटॉप खरीदा जिसका इस्तेमाल बिजनेस और नॉन बिजनेस दोनों ही पर्पस के लिए किया जा रहा है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कितना आईटीसी हमें क्लेम करना है, कितना क्लेम नहीं करना है? तो इसके लिए रूल 42 और रूल 43 के अंदर फॉर्मूलाज दे रखे हैं जो हमें सीखने हैं आज की वीडियो में। अब हमें ये तो समझ में आ गया कि भाई बिजनेस नॉन बिजनेस पर्पस है तो इस तरीके से उसका ट्रीटमेंट होगा, जो भी रूल 42 43 के अंदर दे रखा है। अब दूसरी प्रॉब्लम यहाँ आती है, मान लेते हैं कि भाई रजिस्टर्ड पर्सन है और नॉन बिजनेस पर्पस नहीं है, सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया है, लेकिन 3 तरीके की सप्लाई वो प्रोवाइड करता है। उसने मान लेते हैं मशीन खरीदी और उससे वो टैक्सेबल सप्लाई और जीरो रेटेड सप्लाई और एग्जेम्प्ट सप्लाई करता है। टैक्सेबल सप्लाई आपको पता है जिस पे कोई भी टैक्स रेट एप्लीकेबल है, 5%, 12, 18 जो भी रेट एप्लीकेबल है। जीरो रेटेड का मतलब क्या होता है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। जीरो रेटेड का मतलब होता है एक्सपोर्ट, चाहे आप गुड्स को एक्सपोर्ट करें, चाहे आप सर्विसेज को एक्सपोर्ट करें, या अगर इंडिया में ही
कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, उस एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन जैसे SEZ कहते हैं, उस स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अगर कोई सप्लाई प्रोवाइड करी जाती है उसे भी हम जीरो रेटेड सप्लाई कहते हैं। जब एक्सपोर्ट वाला टॉपिक करेंगे तो उसमें एक्सपोर्ट के सारे प्रोविजंस पढ़ेंगे, लेकिन ये समझ लीजिए कि जीरो रेटेड सप्लाई के केस में हमें ITC का बेनिफिट मिलता है। टैक्सेबल सप्लाई है तो भी ITC का बेनिफिट मिलता है। लेकिन अगर कोई एग्जेम्प्ट सप्लाई है, एग्जेम्प्ट सप्लाई क्या होती है? एक तो गवर्नमेंट ने जिसे एग्जेम्प्ट नोटिफाई किया, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एग्जेम्पशन वाले क्लास के अंदर, या फिर जैसे गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट नोटिफाई किया है, या जो भी निल रेट वाली सप्लाई है जिन पे 0% टैक्स रेट अप्लाई होता है, या कोई नॉन टैक्सेबल सप्लाई है जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन हो गया, उसे भी हम एग्जेम्प्ट सप्लाई के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो अब हमें कैसे पता चलेगा? इसमें भी हम दो सिनेरियोज लेते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर भी हमने 3 मशीन खरीदी, लेट से मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3। एक मशीन का इस्तेमाल हमने किया टैक्सेबल सप्लाई के लिए, तो इस मशीन को खरीदने पे जितना भी हमने इनपुट टैक्स पे किया हो, जितना भी हमने ITC पे किया होगा, इनपुट टैक्स पे किया होगा, उसका क्रेडिट मिलेगा। दूसरे का इस्तेमाल किया हमने जीरो रेटेड सप्लाई के लिए, ये जो मशीन थी इसका भी ITC हमें मिलेगा। तीसरी जो मशीन थी उसका इस्तेमाल हमने किसके लिए किया? एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए किया, तो इसका हमें क्रेडिट नहीं मिलेगा। ये तो समझ में आता है। अब दूसरा सिनेरियो हमने मान लेते हैं एक ही मशीन खरीदी, उसी का हमने टैक्सेबल, जीरो रेटेड और एग्जेम्प्ट तीनों के लिए इस्तेमाल किया। तो कैसे पता चलेगा कि इसका कितना ITC हमें मिलेगा, कितना ITC नहीं मिलेगा? या तो वो हमें जानना जरूरी है। वो कहाँ पर सीखेंगे? जो फॉर्मूला रूल 42 और रूल 43 के अंदर दे रखा है, इसी रूल के अंदर हम उसको समझेंगे। तो अब रूल 42, 43 की बहुत बातें हो रही हैं, तो उसको समझ लेते हैं। लेकिन उससे पहले एग्जेम्प्ट सप्लाई का जो बेसिक मीनिंग है, सेक्शन 2 क्लॉज 47 के अंदर जो जनरल मीनिंग है, वो तो हमने समझ लिया कि भाई निल रेट जो भी एग्जेम्प्ट नोटिफाई करा गया है, और जो भी सप्लाईज जो नॉन टैक्सेबल की कैटेगरी में आते हैं वो एग्जेम्प्ट के अंदर आती है। लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, सेक्शन 17 सबसेक्शन 3 के अंदर कुछ स्पेशल चीजें और इंक्लूड करी गई है एग्जेम्प्ट सप्लाई के अंदर। तो एग्जेम्प्ट सप्लाई की मीनिंग को यहाँ पर ब्रॉड कर दिया गया। इसके अलावा अगर कोई रिवर्स चार्ज वाली सप्लाई थी, क्या इसका मतलब यह है कि हमने परचेज के टाइम पे जो पे किया था उसको भी हम, देखिए ये परचेज वाली नहीं, अगर कोई सप्लायर है और उस सप्लायर के केस में रिवर्स चार्ज अप्लाई होता है, तो सप्लायर तो GST कलेक्ट नहीं करेगा, बायर गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे करेगा। तो उस सप्लायर के लिए जो रिवर्स चार्ज वाली सप्लाई थी उसे हम एग्जेम्प्ट सप्लाई के अंदर इंक्लूड करेंगे। फॉर एग्जांपल कोई गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, GTA है, उसके पास ऑप्शन होता है कि 5% वाला ऑप्शन चूज करें कि 12% वाला। उसने अगर 5% वाला ऑप्शन चूज किया और किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई प्रोवाइड करी तो रिवर्स चार्ज के दायरे में आ जाता है, तो उसे हम इंक्लूड करेंगे। इसके अलावा जब हमने शेड्यूल, सारे शेड्यूल हम कर चुके हैं 1, 2, 3, शेड्यूल 2 हमने जब कवर किया था, उसके पैराग्राफ 5 के अंदर क्लॉज 2 में एक बात बोली गई थी कि अगर कोई भी लैंड है या बिल्डिंग है उस पर कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, अगर कोई लैंड है, कोई बिल्डिंग है, उस पर कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है और उसका एंटायर कंसीडरेशन, पूरा का पूरा जो भी अमाउंट है, एंटायर कंसीडरेशन यानी कि एक भी रुपया कब पे किया है हमने? जब कंप्लीशन हो गया, यानी कि जब कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया है, उसके बाद हमने अमाउंट पे करी है, बायर ने पे किया है, तो उसको इंक्लूड किया जाएगा किसके अंदर? एग्जेम्प्ट सप्लाई के अंदर। अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने से पहले बुकिंग अमाउंट पे कर दिया होता तो टैक्सेबल सप्लाई बन जाती, फिर तो वो हम कंस्ट्रक्शन की सर्विस मान लेते। लेकिन बिल्डिंग बन गई है, अपार्टमेंट तैयार हो गया, अभी तक कोई अमाउंट पे नहीं किया, कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया, फिर लैंड या बिल्डिंग को अगर बेचा गया है तो ऐसे में उसे हम एग्जेम्प्ट सप्लाई के अंदर इंक्लूड करेंगे। ये सेक्शन 17 सबसेक्शन 3 बताता है। अब क्या इंक्लूड नहीं होगा? कुछ चीजें हैं जो इंक्लूड नहीं होंगी, जिन्हें एक्सक्लूड किया गया है, जैसे
शेड्यूल 3 क्या बात करता है? नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं सप्लाई वाले टॉपिक में, अगर आपने वो वीडियोस देखी हैं तो आपको याद आ गया होगा। तो शेड्यूल 3 में जितनी भी सप्लाई दे रखी है एक्सेप्ट ये लैंड और बिल्डिंग वाली, उनको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को सैलरी देता है तो नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, तो उसे हम एग्जम्प्ट सप्लाई के अंदर काउंट नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर कोई लोन हमने प्रोवाइड किया है या किसी भी तरीके का डिपॉजिट है और उस पर हमने इंटरेस्ट इनकम अर्न करी है तो उसे भी हम एग्जेम्प्ट सप्लाई के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई बैंक है या कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है तो वो उसको छोड़ देंगे, क्योंकि उनका तो मेन एक्टिविटी ही लोन और डिपॉजिट पर इंटरेस्ट रिसीव करना होता है, तो उसको हम वहाँ छोड़ देंगे। बाकी जो कोई नॉर्मल पर्सन है उसके लिए इंक्लूड नहीं करेंगे। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर कोई वेसल है और उससे ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस इस्तेमाल करी गई है, कहाँ से ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है? कस्टम का जो क्लियरेंस स्टेशन होता है जहाँ से सामान क्लियर होता है, वहाँ से सामान वेसल के ज़रिए आउटसाइड इंडिया जा रहा है, इंडिया के बाहर जा रहा है। तो ये हम तीनों जो ये सर्विसेज हैं जो शेड्यूल 3 के अंदर, चाहे जो भी नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज, जो वेसल की ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस हो गई और लोन डिपॉजिट वाली बात हो गई, इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे एग्जेम्प्ट सप्लाई के अंदर। एग्जेम्प्ट सप्लाई में क्या इंक्लूड करेंगे? नील रेटेड, टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल जो एग्जेम्प्ट नोटिफाई करी गई है, और अगर कोई सप्लायर है उसके लिए रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होता है तो वो इंक्लूड किया जाएगा। तो आप देखते हैं फटाफट से रूल 42 और 43 और उसके अंदर क्या फॉर्मूला अप्लाई होता है। तो सबसे पहले देखते हैं रूल 42। रूल 42 ये कहता है कि भाई आपने जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट है, जो भी आपका टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट है, टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट, उसे हम टी मान लेते हैं, ठीक है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? सबसे पहले हमें कॉमन क्रेडिट कैलकुलेट करना है कि वो क्रेडिट जहां पर हम जिसे आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, और फिर हम उसके बाद देखेंगे उस पर हम कैसे उसका ट्रीटमेंट करें। तो सबसे पहले क्या? टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसमें आप माइनस कर देंगे वो वाला इनपुट टैक्स जो आप एक्सक्लूसिवली, यहाँ पर टर्म इस्तेमाल करी गई एक्सक्लूसिवली, जो आपको क्लियरली आइडेंटिफाई आप कर सकते हैं जो कि नॉन बिजनेस पर्पस के लिए था, तो वो आप माइनस कर देंगे। इसके बाद आप एक्सक्लूसिवली जो एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए था वो माइनस कर देंगे, और ब्लॉक्ड क्रेडिट्स सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 है, जो कि ये बताता है कुछ गुड्स और कुछ सर्विसेज हैं जिनके केस में आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये कंप्लीटली डिसअलाउ किया गया है। इसमें लिस्ट है जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जैसे ही वीडियो अपलोड होगी उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं। तो 17(5) वाले को भी हटा दो। फिर जो आएगा वो आप क्लेम करते हैं आईटीसी, और उसमें से भी जो बिजनेस पर्पस के लिए है, जो कि बिजनेस पर्पस के लिए है और जो टैक्सेबल है या फिर जीरो रेटेड है, उसे आप माइनस कर दो। उसके बाद जो भी बचेगा वो आपका कॉमन क्रेडिट होगा। एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि आपका जो टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो 10,000 है, जिसमें से आपने कुछ 1,000 का इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने नॉन बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया था। क्लियरली आइडेंटिफाई हो सकता है, बिल्कुल अलग सप्लाई है, तो इसको आप माइनस कर दोगे। 1,000 का मान लेते हैं एग्जेम्प्ट सप्लाई है, इसको भी माइनस कर दोगे। और मान लेते हैं 500 का जो है वो ब्लॉक्ड क्रेडिट है सेक्शन 17(5) के अंदर। तो कितना आईटीसी आप क्लेम कर सकते हो? 10,000 में से 2,500 माइनस कर दिया तो 7,500 का आईटीसी का हमें बेनिफिट मिल सकता है। ये वो बेनिफिट है जो हमने बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया है। अब इसमें से हो सकता है कुछ नॉन बिजनेस भी हो जो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं, तो 7,500 में से आप माइनस कर देंगे जो आपका टैक्सेबल और जीरो रेटेड सप्लाई के लिए इस्तेमाल किया गया है, जो आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मान लेते हैं कि 6,000 का कुछ ऐसा आइटम है जो कि टैक्सेबल और जीरो रेटेड सप्लाई के लिए इस्तेमाल किया गया, तो बच गया 1,500 रुपये। अभी 1,500 रुपये है, ये कॉमन क्रेडिट है। इसमें से हो सकता है कुछ अमाउंट नॉन बिजनेस पर्पस के लिए हो, या फिर कुछ हो सकता है एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए जिसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो हम इसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे? इसे हम कहेंगे कॉमन क्रेडिट। इसे हम
C2 से नोटिफाई कर सकते हैं। C2 इज इक्वल टू 1500, जिसे हम कहेंगे कॉमन क्रेडिट। अब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कितना एग्जेम्प्ट है? अगर हम एग्जेम्प्ट वाला केस देखें तो फॉर्मूला क्या है, हम D1 कैलकुलेट कर लेते हैं। D1 का मतलब है वो क्रेडिट, वो ITC जो एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए इस्तेमाल किया गया, यानी कि इसका बेनिफिट हमें नहीं मिलेगा। तो कैसे पता चलेगा? आपका एग्जेम्प्ट सप्लाई का जितना भी टर्नओवर है डिवाइडेड बाय आपका जो टोटल टर्नओवर है इनटू में ये C2। क्या मतलब हुआ? मतलब यह हुआ कि भाई आपने 1500 रुपए का कॉमन क्रेडिट है, इसमें से कुछ आपने एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए इस्तेमाल किया गया है, तो हम इसको टर्नओवर के बेसिस पर बांट लेंगे। आपका एग्जेम्प्ट सप्लाई का जो भी टर्नओवर है उसको हम काउंट कर लेंगे, डिवाइड हम कर देंगे टोटल टर्नओवर से, जिसके अंदर टैक्सेबल वाला टर्नओवर भी आ जाएगा, यानी कि एग्जेम्प्ट सप्लाई का टर्नओवर और टोटल टर्नओवर मल्टीप्लाई बाय 1500, जो कि ये कॉमन क्रेडिट है। हमारा आंसर आ जाएगा D1। D1 का मतलब एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए जिसका इस्तेमाल किया गया। मान लेते हैं हमारा जो टोटल टर्नओवर है वो 2 लाख है, जो एग्जेम्प्ट वाला है वो 1 लाख है, और डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 1500 जो कि कॉमन क्रेडिट यानी कि C2 है। तो 1 लाख से डिवाइड किया, डिवाइड बाय 2 आया, यानी कि 750, यानी कि आधी सप्लाई हमारी 50% एग्जेम्प्ट सप्लाई थी, तो 50% डिसअलाउ हो जाएगा। जितना भी हमारी एग्जेम्प्ट सप्लाई और टोटल टर्नओवर का प्रोपोर्शन आएगा उस प्रोपोर्शन में हम डिवाइड कर देंगे। अब कैसे पता चलेगा कि कितना बिजनेस और कितना नॉन बिजनेस? ये तो हमने एग्जेम्प्ट वाला केस तो समझ लिया। अब आता है D2। D2 क्या बोलता है? भाई जो भी हमारा कॉमन क्रेडिट है, जो भी हमारा कॉमन क्रेडिट है जिसमें बिजनेस और नॉन बिजनेस पर्पस है, तो आप एक काम करो, उसका जो 5% है वो एज्यूम कर लो कि नॉन बिजनेस पर्पस के लिए। मान लो कि आप नॉन बिजनेस पर्पस है, तो 1500 है, तो 1500 का 5% आप मान लो कि नॉन बिजनेस पर्पस के लिए। 15 5 जा 75, तो 75 रुपीज का जो क्रेडिट है वो नॉन बिजनेस पर्पस के लिए मान लिया जाएगा, जो डिसअलाउ हो जाएगा। तो हमें कितना क्रेडिट मिलेगा? यानी कि अगर हम टोटल क्रेडिट अपना देखें जो हमें एलिजिबल हैं जिसके लिए, तो वो क्या है? C2 माइनस में D1 माइनस में D2, जो भी अमाउंट आएगी, यानी 1500 माइनस में 750 माइनस में 75, तो कितना आया? 750 माइनस में 75, 750 में से हम 75 माइनस कर देंगे, तो 675 का जो क्रेडिट है यही हम एलिजिबल है। लेकिन अब होता यह है कि भाई जब हमने मशीन या जो भी हमने परचेस किया था उस टाइम पे तो हमें पता नहीं था कि भाई अब बिजनेस पर्पस के लिए होगा, नॉन बिजनेस के लिए होगा, एग्जेम्प्ट होगा, नॉन एग्जेम्प्ट होगा। तो उस टाइम तो हमने वो 1500 ये पूरा क्लेम किया था टेबल 4 GSTR 3B के अंदर। फिर जब हमने उसका इस्तेमाल एग्जेम्प्ट के लिए किया तो फिर हम उसमें से ये कैलकुलेट कर लेंगे कि एग्जेम्प्ट के लिए इस्तेमाल हुआ तो उतना माइनस कर देंगे। माइनस कर देंगे मतलब कि हम उसको रिवर्स कर देंगे, और जितना ITC हम रिवर्स कर देंगे वो हमें वापस से पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, या फिर अगर हम उसका इस्तेमाल नॉन बिजनेस पर्पस के लिए करते हैं तो वो भी पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पर 1-2 डाउट अराइज होते हैं। अच्छा, ये जो भी रूल है, रूल 42 है, ये कब अप्लाई होगा? ये इनपुट गुड्स के लिए अप्लाई होगा या सर्विसेज के लिए? जो भी कैपिटल गुड्स होते हैं, क्या होते हैं कैपिटल गुड्स वो आगे देखेंगे, उसके लिए रूल 43 अप्लाई होता है। अगर उस फाइनेंशियल ईयर में जहां पर हमने ये इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया है और ये एग्जेम्प्ट सप्लाई हमने अभी कोई करी ही नहीं है, कोई हमारी एग्जेम्प्ट सप्लाई उस साल है ही नहीं, और हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया है, तो आप, या फिर अगर आप एग्जेम्प्ट सप्लाई का टर्नओवर किसी वजह से कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, टोटल टर्नओवर किसी वजह से कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये कहा जाता है कि भाई आप पिछला टैक्स पीरियड, पिछले फाइनेंशियल ईयर में जो भी आपका एग्जेम्प्ट और फिक्स्ड जो भी आपका टोटल टर्नओवर है उसका रेशो आप ले लेंगे यहाँ पर। अब एक डाउट और अराइज होता है, वो डाउट क्या है? मान लेते हैं जो अभी हमने सेक्शन 17(2) में क्या देखा कि भाई अगर टैक्सेबल है तो उसका आप या जीरो रेटेड है यानी कि एक्सपोर्ट है तो उसको क्लेम करेंगे, एग्जेम्प्ट है तो उसमें डिसअलाउ हो जाएगा। अब कोई ऐसी सप्लाई है जो कि है एग्जेम्प्ट यानी कि 0% के टैक्स रेट में वो आती है, लेकिन हमने उसे क्या कर दिया? एक्सपोर्ट कर दिया।
तो वो तो जीरो रेटेड भी बन गई और एग्जेम्प्ट भी बन गई। तो ऐसे में क्या ट्रीटमेंट होगा, क्या हम उसे इंक्लूड करेंगे कि इंक्लूड नहीं करेंगे? तो ऐसे में हम उसको जीरो रेटेड सप्लाई मानेंगे और उस पे आईटीसी जो हमने पे किया था, यानी कि इनपुट टैक्स जो पे किया था, उसका क्रेडिट हम क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर वो डोमेस्टिक मार्केट में हम सेल करते तो एग्जेम्प्ट सप्लाई होती, तो हमें उसका बेनिफिट नहीं मिलता। तो ये है रूल 42। आई होप आपको क्लियर होगा। अगर एग्जेम्प्ट सप्लाई है तो एग्जेम्प्ट सप्लाई और टोटल टर्नओवर के प्रोपोर्शन में बांट देंगे। अगर नॉन बिजनेस पर्पस आइडेंटिफाई करना है तो 5% हम एज्यूम कर लेंगे। ये रूल 42 कहता है। अब दूसरा जो रूल है वो रूल 43 है। क्या कहता है ये रूल 43? ये कहता है कि भाई ये आप कैपिटल गुड्स के केस में ये रूल अप्लाई करेंगे। तो कैपिटल गुड्स होते क्या हैं? तो सेक्शन 2 के अंदर इसकी डेफिनेशन दे रखी है। कैपिटल गुड्स का मतलब है वो गुड्स जो आपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में उसे फिक्स्ड एसेट के तौर पर ट्रीट किया है। आप अपने अकाउंटिंग बुक्स में या इनकम टैक्स में उसे फिक्स्ड एसेट शो कर रहे हो। फिक्स्ड एसेट वो होती है ऐसी एसेट जो हमने खरीदी, जिसका इरादा, जो हमारी इंटेंशन है कि हम उसे कम से कम 1 साल या उससे ज़्यादा के लिए इस्तेमाल करेंगे, और हम अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में उसे फिक्स्ड एसेट के तौर पर ट्रीट कर रहे हैं, उस पर डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, तो हम उसे कैपिटल गुड्स मानते हैं। अब कैपिटल गुड्स के केस में भी दो इश्यू अराइज हो सकती है, या तो बिजनेस या नॉन बिजनेस पर्पस, या फिर एग्जेम्प्ट वाला पर्पस आ जाएगा। अगर हम देखें कि भाई कितना, जैसे हमने मशीन की बात करी थी, मशीन हमने एक खरीदी, लेकिन उसी मशीन से हम एग्जेम्प्ट भी सप्लाई भी कर रहे हैं, टैक्सेबल सप्लाई भी कर रहे हैं, जीरो रेटेड भी कर रहे हैं, तो कैसे आइडेंटिफाई होगा? सेम ट्रीटमेंट, उसमें भी आप एग्जेम्प्ट सप्लाई जो है वो आप कैलकुलेट कर लीजिए, टोटल टर्नओवर कैलकुलेट कर लीजिए, और आपका जो कॉमन क्रेडिट है, कॉमन क्रेडिट कौन सा कॉमन क्रेडिट? जो आपका कैपिटल गुड्स का कॉमन क्रेडिट है उसे आप कंसीडर कर लीजिए, उस प्रोपोर्शन में उसको बांट देंगे। अगर वही बात करें बिजनेस और नॉन बिजनेस पर्पस के लिए, बिजनेस और नॉन बिजनेस दोनों ही पर्पस हैं, तो ऐसे में क्या ट्रीटमेंट होगा? बड़ा सिंपल ट्रीटमेंट है कि भाई आप ये देख लीजिए कि कितने क्वार्टर के लिए उसका इस्तेमाल नॉन बिजनेस पर्पस के लिए हुआ है। जितना भी क्वार्टर के लिए उसका नॉन बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल हुआ है, उसमें 5% आप रिवर्स कर दीजिए। 5% आईटीसी पर क्वार्टर के हिसाब से आपको डिसअलाउ हो जाएगा। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं आपने एक मशीन खरीदी 1 लाख रुपए की, और उस पर 18,000 जीएसटी पे किया। अभी 18,000 जीएसटी जो पे किया, अब ये मशीन का इस्तेमाल हमने बिजनेस नॉन बिजनेस दोनों पर्पस के लिए इस्तेमाल किया, तो ये हमारा कॉमन क्रेडिट हो गया। ये हमारा कॉमन क्रेडिट है 18,000। अब क्या होगा ट्रीटमेंट ये होगा कि मान लेते हैं कि हमने 3 मंथ यानी कि 1 क्वार्टर उसका इस्तेमाल नॉन बिजनेस पर्पस के लिए किया, तो उस टाइम तो हमने 18 का 18,000 क्लेम कर लिया होगा। लेकिन अगर हमने 3 महीने इसको नॉन बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया तो 5% आप इसका रिवर्स कर देंगे। अगर हमने 2 महीने इस्तेमाल किया होता तो भी 5%, 1 महीना किया होता तो भी 5%। उस क्वार्टर में अगर थोड़ा सा हिस्सा भी आपने, कुछ एक दिन भी अगर आपने उसको पर्सनल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया है, तो भी आप पूरा 5% एक क्वार्टर के हिसाब से उसकी वैल्यू उतना आईटी से रिवर्स कर देंगे, वो डिसअलाउ हो जाएगा। अगर मान लेते हैं हमने 4 महीने के लिए उसका इस्तेमाल किया है, तो 4 महीने का मतलब 3 मंथ यानी कि 1 क्वार्टर प्लस 1 मंथ एक्स्ट्रा, तो हम इसे 2 क्वार्टर मान लेंगे, और 5% प्लस 5% यानी कि 10% डिसअलाउ हो जाएगा आईटीसी। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं कि 1 क्वार्टर प्लस 1 दिन के लिए इस्तेमाल किया गया, 1 क्वार्टर प्लस 1 डे, तो भी हम इसे 10% मान लेंगे, 5% प्लस 5%। तो ये है रूल 42 और 43। अब अगर कोई बैंकिंग कंपनी है, अगर कोई सेक्शन 17 और क्या कहता है, अगर कोई बैंकिंग या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, छोटे बैंक होते हैं जो बैंक नहीं होते बेसिकली, बट वो लोन का काम प्रोवाइड करते हैं, वो लोन प्रोवाइड करते हैं, जैसे DHFL होम लोन्स। तो DHFL कोई बैंक नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोन प्रोवाइड कर रहा है, तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी या इंस्टीट्यूशन हो गया। अब उनके पास एक ऑप्शन है,
दे हैव द ऑप्शन। ऑप्शन क्या है कि भाई या तो आप जो रूल 42 43 के हिसाब से पे कर दो, या तो रूल 42 43 के हिसाब से आप पे कर दो, अदरवाइज आप 50% आईटीसी जो है वो आप क्लेम कर लो और बाकी का 50 जो परसेंट है वो भूल जाओ। अच्छा, ये जो 50% आईटीसी क्लेम कर दो, 50% भूल जाओ, ये जो ऑप्शन है ना, ये सिर्फ एग्जेम्प्ट वाले सप्लाई के लिए है। ये जो ऑप्शन है सिर्फ एग्जेम्प्ट वाले के लिए है। अगर आपने कोई नॉन बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया है तो वो तो पूरा का पूरा उसमें कोई ऑप्शन नहीं है, वो तो डिसअलाउ होना ही होना है। अगर कोई आपने एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए, कोई बैंकिंग कंपनी है, कोई एनबीएफसी है, उसने कोई इनपुट टैक्स लिया और उसने उसे एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए प्रोवाइड करा, तो वो एग्जेम्प्ट सप्लाई के केस में ऑप्शन है कि भाई या तो रूल 42 या 43 के हिसाब से आप कैलकुलेट कर लो और आप बता दो कि आपको कितना डिसअलाउ करना है, या फिर आप एक ऑप्शन है कि भाई आप जो 50% है वो ऑटोमेटिकली डिसअलाउ कर दो और 50% क्लेम कर दो। तो ये बैंकिंग और एनबीएफसी के लिए ऑप्शन है, इसके अंदर नॉन बिजनेस पर्पस को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। नॉन बिजनेस पर्पस तो डिसअलाउ होना ही होना है। ये जो ऑप्शन है सिर्फ एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए। और ये भी कहा गया कि भाई ये ऑप्शन अगर आप एक बार चूज कर लेते हो तो पूरे के पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए वो एप्लीकेबल होगा। फिर आपको चेंज करना है तो आपको नेक्स्ट ईयर ही ये ऑप्शन मिलेगा। तो ये है सेक्शन 17। और जो सेक्शन 17(5) है जो कि ब्लॉक्ड क्रेडिट्स, जिन केस में आपको आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जैसे बताया, जैसे वीडियो आएगी उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो वाकई में पसंद आई है तो आप ज़रूर लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। अगर आप चाहते हैं किसी और टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इस वीडियो में अगर आपको कोई सवाल है, कोई समस्या है, या आपको लगता है कि कोई चीज़ ठीक से नहीं बताई गई है, तो भी आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।